नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। आजकल सभी की निगाहें बंगाल की राजनीति पर हैं, लेकिन खबरदार में आज सबसे पहले दक्षिण की राजनीति की हम बात करेंगे, क्योंकि बीजेपी का चुनावी मिशन सिर्फ बंगाल नहीं है। बीजेपी का सबसे बड़ा लक्ष्य बंगाल जरूर है, लेकिन दक्षिण भारत पर भी बीजेपी का पूरा ध्यान है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के 2 दिन के अंदर गृह मंत्री अमित शाह दक्षिण भारत पहुंच चुके हैं। बीजेपी को अपने लिए दक्षिण का दरवाजा भी खोलना है। कर्नाटक में उनकी सरकार जरूर है, लेकिन अभी बीजेपी के लिए पूरा दक्षिण एक बड़ी चुनौती है। पुडुचेरी से बीजेपी को बड़ा चांस मिला। वहां चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस की सरकार गिर गई। अब चुनाव प्रचार में बीजेपी इसे भुना रही है और इसे कांग्रेस की नाकामी बता रही है कि न तो कांग्रेस सरकार चला पाती है और न ही खुद को एकजुट रख पाती है। पुडुचेरी से जो राजनीतिक मैसेज निकल रहे हैं, उन्हें बीजेपी ने तमिलनाडु के अंदर प्रचार में भी अप्लाई किया है। पुडुचेरी से लेकर तमिलनाडु तक कैसे वंशवाद और गांधी परिवार पर आज अमित शाह ने हमले किए हैं, ये आइए हम आपको दिखाते हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय, भारत माता की उरत्त कुरल सोल्लुंगे, भारत माता की जय। मैं पुदुचेरी की जनता को पूछना चाहता हूं कि जिस पार्टी के नेता 4 टर्म से लोकसभा में है, उसको यह भी मालूम नहीं है कि 2 साल से इस देश में मत्स्य पालन विभाग शुरू हो चुका है। वो पुदुचेरी का कल्याण वो पार्टी कर सकती है क्या? बताइए भाइयों। दक्षिण भारत पर निगाहें और राहुल गांधी पर निशाना। पुडुचेरी में अमित शाह ने अपने चुनावी जाल में वो बात पकड़ी जिस बात पर राहुल गांधी आजकल दक्षिण के चुनावी समंदर में सियासी गोते लगा रहे हैं। Now you will be wondering why I have come to meeting of fishermen and I'm talking about farmers. And the reason is that I consider you to be farmers of the sea. And I think to myself that if farmers of the land can have a ministry in Delhi, then why is it that farmers of the sea do not have a ministry in Delhi? अभी राहुल गांधी यहाँ आए कुछ दिन पहले उन्होंने कहा, अरे मोदी जी, आप मछुआरों के लिए अलग डिपार्टमेंट क्यों नहीं बनाते हो? भैया राहुल, तुम वैकेशन पर थे। मोदी जी ने ऑलरेडी 2 नया विभाग बनाने का काम 2019 में ही समाप्त कर दिया है। आपको ये मालूम नहीं है। चुनाव के ऐलान के बाद पुडुचेरी में पहली रैली और अमित शाह ने कांग्रेस पर चुन कर हमला किया। फिर चाहे अलग फिशरीज मिनिस्ट्री की डिमांड करने वाली राहुल गांधी की बात हो या फिर गलत ट्रांसलेशन वाली किरकिरी हो, जिसमें एक महिला राहुल गांधी से नारायण सामी की शिकायत करती है तो नारायण सामी राहुल को इसका उल्टा ही मतलब समझाते हैं। இதே மாதிரி தான் இருக்குது கடலோர பகுதி இப்படியே தான் இருக்குது। எங்களுக்கு யாரும் ஆதரவு கொடுக்க மாட்டார், அவரே இருக்காரு। எங்களை வந்து ஒரு காலமாவது புயலுக்கு வந்து பார்த்திருக்காரா? Sir, at that time during cyclone, sir, never cyclone, I came and visited the area and gave relief to them. कि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनकी सरकार को गिराया। भाई, आपने मुख्यमंत्री ऐसा व्यक्ति बनाया था जो अपने सर्वोच्च नेता के सामने ट्रांसलेशन करने में भी झूठ बोले। इस प्रकार के झूठे व्यक्ति को आपने मुख्यमंत्री बनाया। बीजेपी को तो बैठे बिठाए कांग्रेस से मौके मिले और ये मौके चुनावी माहौल में वो कैसे छोड़े। अमित शाह ने पुडुचेरी में नारायण सामी के बहाने गांधी परिवार को घेर लिया। मुझे मालूम नहीं है देश में बेस्ट रीलर अवार्ड दिया जाता है या नहीं दिया जाता है, मगर बेस्ट रीलर अवार्ड, सबसे बड़ा झूठ बोलने का अवार्ड अगर दिया जाता है तो बेस्ट रीलर अवार्ड नारायण सामी जी को जरूर मिलना चाहिए। उनकी नजर पुडुचेरी के विकास के लिए नहीं होती थी, उनकी नजर गांधी परिवार की सेवा करने में और चरण स्पर्श करने में ही इनका ध्यान रहता था। मोदी जी ने भेजा हुआ 15,000 करोड़ कहां गया? ये नारायण सामी ने ये 15,000 करोड़ रुपया कट मनी कर गांधी परिवार की सेवा में दिल्ली भेज दिया।
ये पुडुचेरी में बीजेपी के चुनावी मुद्दे बन चुके हैं। वो कांग्रेस की कमजोरी पर पूरी ताकत से हमला कर रही है। लेकिन बात सिर्फ पुडुचेरी ही नहीं, पुडुचेरी से तमिलनाडु का सियासी दरवाजा खुलता है। वहाँ की राजनीति पर भी इसका असर पड़ता है। पुडुचेरी में चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस की सरकार गिरने से दक्षिण में कांग्रेस की सियासी इमेज को और नुकसान पहुंचा है और बीजेपी को फायदा हुआ है। कांग्रेस की इमेज ऐसी बन गई कि वो एक छोटे से राज्य में भी पूरे कार्यकाल तक शासन नहीं कर पाती, ना ही अपनों को एकजुट रख पाती है। इसी वजह से दक्षिण में कांग्रेस अपनी इकलौती सरकार भी नहीं बचा पाई। पुडुचेरी से पड़ोसी राज्य तमिलनाडु में भी यही मैसेज जाएगा और कांग्रेस गठबंधन को नुकसान हो सकता है। दक्षिण में 3 राज्यों का सियासी भविष्य 6 अप्रैल को तय होगा, जब एक ही चरण में तीनों राज्यों में मतदान होगा। लेकिन बीजेपी की दक्षिण वाली चुनावी चाल के बीच राहुल गांधी भी जोर लगाने में पीछे नहीं है। He thinks that Tamil Nadu is like his television, that he can pick up the remote control and do whatever he wants with Tamil Nadu. He thinks he can put the volume up and the chief minister will talk louder. He can put the volume down, the chief minister will go silent. The people of Tamil Nadu are going to take the battery out of that remote controller and throw it away. तमिलनाडु में इस बार कांग्रेस डीएमके गठबंधन के सत्ता में आने के बहुत अच्छे चांस बताए जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने मिशन दक्षिण में कांग्रेस और उसके चुनावी साथियों की उम्मीदों पर पानी फेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। प्रधानमंत्री अभी 3 दिन पहले ही पुडुचेरी और तमिलनाडु के दौरे पर गए थे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बीच बीच में पुडुचेरी और तमिलनाडु के दौरे पर जाते रहे। चुनावी तारीखों के ऐलान के 2 दिन बाद गृह मंत्री भी पुडुचेरी और तमिलनाडु पहुंच गए। तमिलनाडु में एआईएडीएमके उनकी सहयोगी है, जिसके सामने बड़ी चुनौती है। मित्रों, वैसे देखें तो 2G, 3G, 4G सारा आपके तमिलनाडु के अंदर है। जैसे 2G मतलब मारन परिवार की 2 पीढ़ियां, 3G मतलब करुणानिधि परिवार की 3 पीढ़ियां और 4G मतलब गांधी परिवार की 4 पीढ़ियां। सारा का सारा यहाँ तमिलनाडु में हमें मिलता है। पुडुचेरी, तमिलनाडु और केरल में बीजेपी रणनीति के साथ बम्पर प्रचार कर रही है। बंगाल के बड़े मिशन के बीच वो दक्षिण के मिशन को नहीं भूली है। दक्षिण में सियासी ताकत कम होने के बावजूद वो पूरा जोर लगा रही है। आज तक ब्यूरो। भारत माता की। कांग्रेस के लिए मुसीबत यह है कि राहुल गांधी दक्षिण में प्रचार कर रहे हैं तो चुनावी माहौल के बीच उनकी पार्टी के कई बड़े नेता जम्मू में अपनी मीटिंग कर रहे हैं। ये नेता G23 के नाम से मशहूर हो चुके हैं और इनकी कांग्रेस के आलाकमान से नाराजगी साफ साफ दिखाई दे रही है। ये 23 नेता कांग्रेस में कामकाज के मौजूदा तरीके से खुश नहीं हैं और मौजूदा व्यवस्था के खिलाफ मोर्चाबंदी कर रहे हैं। इसे गांधी परिवार की लीडरशिप को एक बड़ा चैलेंज माना जा रहा है। इस G23 में ही पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। यूनाइटेड नेशंस के साथ मुझे बहुत सारी लीडरों की बहुत अच्छी बातें अच्छी लगती हैं। अब जैसे मैं खुद गाँव का तो मुझे बड़ा फख्र होता है। कई बड़े लीडर हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी वो कहते हैं मैं गाँव से न था, कुछ भी नहीं था, बर्तन मांजता था, चाय में। सियासी तौर हम उससे उनके खिलाफ हैं, लेकिन कम से कम जो अपनी जो असलियत है उसको नहीं छुपा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में गुलाम नबी आज़ाद की खूब तारीफ कर चुके हैं जब उनकी राज्यसभा सदस्यता खत्म हो रही थी और वो राज्यसभा से रिटायर हो रहे थे। आज गुलाम नबी आज़ाद ने खुले मंच से और जिन बातों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की, तो अब सवाल ये भी था कि प्रधानमंत्री के लिए इस तारीफ में गुलाम नबी के निशाने पर कौन था। लेकिन इस राजनीतिक खिचड़ी के बीच हमें बंगाल को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। जब से चुनाव की बंगाल में तारीखों का ऐलान हुआ है तब से बंगाल में टकराव और भी बढ़ गया है। ऐसी 2 घटनाएं हुई जिनमें बीजेपी के कार्यकर्ताओं और उनकी प्रचार गाड़ियों पर हमला हुआ, आरोप टीएमसी पर लगे। इनमें उत्तर 24 परगना की घटना तो बहुत ही भयानक है। यहां पर 85 साल की एक बुजुर्ग महिला को बुरी तरह से पीट दिया गया। इसका अंदाजा तो पहले से ही था कि चुनाव की डेट आने के बाद से अब यह हिंसक संघर्ष और बढ़ेगा। सवाल यह है कि क्या इस हिंसा को रोकने वाला बंगाल में कोई नहीं है? इस बुजुर्ग महिला ने किसी का क्या बिगाड़ा था?
85 साल इनकी उम्र है, कम से कम उम्र का लिहाज तो कर लेते। इनका क्या कसूर था जो इन्हें इस तरह बेरहमी से पीटा गया? आंखें सूज गई हैं, पूरा चेहरा लाल है, पीटने के काले निशान साफ साफ देखे जा सकते हैं। ये सब देखने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए। क्या बंगाल में इलेक्शन और पावर ही सब कुछ है? कोई दया, करुणा, इंसानियत नहीं है? ये आज का बात नहीं, नया कुछ नहीं है। यह दावा के रखने के लिए यह कोई आदमी भाजपा का दल कर नहीं सकता। तो ये जो हम लोगों का जो भाई है, भाई हम लोगों का मंडल कमेटी का सदस्य है, थोड़ा नीचो मतलब शांत शिष्ट है, इसीलिए ये लोग सोचा था कि इनको मार के हम लोगों को डराएगा। ये उस दिन रात को 12:30 से 1 बजे 10-12 आदमी दारू पी के मुंह में आपका मुंह को स्पर के काट डाल के आप लोग दर्जा भांग के इनको मारा। इनका देखिए 75 का उम्र है, इनका मामी बीमारी है तो इनको भी नहीं छोड़ा। आसपास के लोग और चश्मदीद साफ बता रहे हैं, गोपाल मजूमदार और उनकी मां को घर में घुसकर पीटा गया। इस बुजुर्ग मां और खुद गोपाल मजूमदार की हालत आप देख रहे हैं। घर की हालत भी पूरी कहानी बयां कर रही है। ये घटना जो हम लोग सुने एवं आज आके जो अपने आंखों के सामने देख रहे हैं, ये बहुत ही दर्दनाक घटना है, जो मैं खुद फील कर सकता हूँ कि जघन्य घटना है। क्योंकि ये हम लोगों की व्यर्थता है कि भारतीय जनता पार्टी में करता हूँ, मैं इस जिले का युवा मोर्चा का साधारण संपादक हूँ। हम लोगों के रहते हुए हम लोगों के माँ अत्याचारित हो रहे हैं बंगाल में। पूरे सिर्फ यहाँ का घटना नहीं, पूरा बंगाल जुड़ के हो रहा है, लेकिन इसका जवाब हम लोग देंगे। बीजेपी के लोग गुस्से में। नॉर्थ 24 परगना में जिस गोपाल मजूमदार और उनकी मां पर आधी रात हमला हुआ, वो परिवार बीजेपी से जुड़ा हुआ है। आरोप टीएमसी पर लगे कि उनके कार्यकर्ताओं ने ये हमला किया। ये खामाखा बीजेपी वालों को दिमागी खराब हो गया है। ये माँ बेटा भाइयों के झगड़ा है, ये अंदरूनी मामला है, घर के मामला है। इसमें पार्टी को घसीटना ये शोभा नहीं देता है। जो बीजेपी कर रहा है वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। निमता में जो घटना है, इसके टकरार हमने किए हैं, वो परिवारों की झगड़ा है, पारिवारिक झगड़ा है। इसमें पार्टी का ना तो वो पार्टी का कोई बड़ा नेता है, ना जिन लोग बोलते हैं तो ना ये लोग कोई पार्टी के नेता। कोई तृणमूल की सवाल ही नहीं है वहाँ तृणमूल। टीएमसी ने सफाई दी कि उनका इस घटना से कोई लेना देना नहीं, ये परिवार का झगड़ा है और बीजेपी के अंदर का मामला, जिसमें टीएमसी को जानबूझकर आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन बंगाल में ऐसी राजनीतिक हिंसा बड़ा मुद्दा है। टीएमसी से जुड़े लोगों पर गंभीर आरोप लगते रहे और इस पर सवालों से टीएमसी बच नहीं सकती। बंगाल में जो भी जा रहा है इसकी बात कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं। हमारे 130 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, बलिदान हुआ है। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाए। टीएमसी का मतलब ये हो गया तोड़ो मारो काटो। नॉर्थ 24 परगना की घटना अकेला मामला नहीं। चुनावों की तारीखों का ऐलान होते ही कोलकाता के कड़ापारा में हिंसा की पहली घटना हुई थी, जब बीजेपी की प्रचार गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई थी। कोलकाता पुलिस ने इस घटना में 5 आरोपियों को पकड़ा है, लेकिन बीजेपी ने इस घटना में भी टीएमसी पर आरोप लगाया, चुनाव आयोग से शिकायत की। हिंसा की बार-बार ऐसी घटनाएं इस बात को सही ठहराती हैं कि चुनाव आयोग को बंगाल में 8 चरण में चुनाव क्यों कराने पड़े। मकसद यही है कि चुनाव में हिंसा को रोका जा सके। लेकिन ये सब जानते हुए भी ममता बनर्जी ने चुनाव की तारीखों पर सवाल उठाए और ये आरोप लगाया कि बीजेपी के फायदे के लिए 8 चरण में चुनाव कराए जा रहे हैं। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। खबरदार में अब आइए बात करते हैं दिल्ली में दूध की सप्लाई पर। हरियाणा के हिसार की खाप पंचायत ने यह फैसला किया है कि दिल्ली में डेयरी को दूध की सप्लाई हम बंद कर देंगे और अगर देंगे भी तो 100 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से। खाप पंचायत ने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए ये ऐलान किया है कि 1 मार्च यानी कल से हमारा ये फरमान लागू होगा। इस ऐलान के साथ सवाल ये भी उठने लगा कि अगर इसका असर दिल्ली पर पड़ा तो क्या राजधानी दिल्ली में दूध की कमी हो जाएगी, दूध महंगा हो जाएगा। एक आंकड़े के अनुसार
दिल्ली में हर दिन 70 से 80 लाख लीटर दूध की खपत होती है और इसका ज़्यादातर हिस्सा हरियाणा और उत्तर प्रदेश से ही आता है। दिल्ली में अमूल दूध के अभी 12 प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं। इन 12 प्लांट से 44 लाख लीटर दूध का हर दिन उत्पादन होता है। उधर मदर डेयरी की बात करें तो दिल्ली के बाजार में 66% मार्केट पर मदर डेयरी का कब्जा है। तो हर दिन मदर डेयरी से 25 लाख लीटर दूध की बिक्री होती है। अब सवाल ये कि अगर किसानों का दूध आंदोलन तेज हो गया तो क्या सप्लाई पर असर पड़ेगा और इससे राजधानी दिल्ली पर क्या असर पड़ेगा, ये भी देखने वाली बात है। दूध की बात हो और सालों पुराने दूध के गुणों को सुर में बांधने वाला ये विज्ञापन आंखों के सामने ना तैरे, ये कैसे हो सकता है? एड की टैगलाइन पियो ग्लास फुल दूध आज भी लोग गुनगुनाते हैं, लेकिन लगता है ग्लास फुल दूध के दिन अब लदने वाले हैं, क्योंकि दूध की सप्लाई करने वाले किसानों ने मन बना लिया है। और इसके संकेत तब मिले जब हरियाणा के हिसार में खाप पंचायत ने चेतावनी दे दी कि 1 मार्च से डेयरी को 100 रुपए प्रति लीटर ही दूध बेचेंगे। ने लिया है कि जो दूध है ये भी किसान पैदा करता है, मजदूर पैदा करता है, और पेट्रोल का भाव इतना बढ़ गया और दूध का भाव 50 रुपए। आपस में जो दूध लिया दिया जाएगा वो उसी रेट में दिया जाएगा, परंतु जो निगम है जिस तरह डेयरी है तो इनको 100 रुपए किलो से कम हम दूध किसान नहीं। हिसार के खतरौल खाप पंचायत की बैठक में किसानों ने 2 टूक फरमान सुना दिया। पेट्रोल की कीमत पर ही दूध डेयरी को देंगे, अगर जोर जबरदस्ती हुई तो डेयरी को दूध बेचेंगे ही नहीं। दूध डेयरी में बंद करने के लिए निर्णय लिया है। डेयरी में जो दूध देवेगा वो भाई किसान नहीं है। तो किसानों ने अपनी बात साफ कर दी, दूध डेयरी को देंगे तो 100 रुपए प्रति लीटर देंगे या बिल्कुल ही नहीं देंगे। दोनों ही सूरत में आम आदमी की परेशानी बढ़नी तय है। दरअसल किसानों का असली गुस्सा सरकार पर है। पेट्रोल और डीजल की तरह दूध भी आम आदमी की एक बेसिक जरूरत होता है। ऐसे में किसानों ने सरकार पर दबाव बनाने का नया फॉर्मूला तलाश लिया है। अब अगर किसानों का ये फैसला जमीन पर उतर गया तो ऐसे में दिल्ली में भी इसका असर देखने के लिए मिल सकता है। अब सवाल उठता है कि किसानों ने यह फैसला क्यों लिया। जवाब में किसानों ने खुलकर नाराजगी की 2 वजहें बता दी। पहली ये कि पेट्रोल और डीजल की कीमत कमर तोड़ रही है, खेती करना मुश्किल है। दूसरी वजह ये कि 3 महीने से ज्यादा हो गए किसानों को दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। किसानों ने आरोप लगाया सरकार बातचीत का अब तक भ्रम फैलाती रही, लेकिन असल में तीनों कृषि कानून वापस लेने की कोई मंशा नहीं है। वो हमारी सब्र की परीक्षा ले रहे हैं। ये सरकार ने सोच लेना चाहिए, बस शांति में जो ये बैठे हैं कुआ न कुआ मतलब इस शांति का भरम भी मतलब जिस तरह सब्र भी टूटेगा। सरकार आपकी मांग फिर भी पूरी नहीं करती है। हाँ, सरकार अपने काले कानून वापिस नहीं लेंदी और जब मतलब MSP पर कानून नहीं बनाती तो मतलब हमारा सब्र का बांध टूटेगा एक दिन। सरकार को, केंद्र की सरकार को और हरियाणा सरकार को अति शीघ्र हमारी किसानों की जत्थेबंदियां उनको बुला करके तीनों काले कानून वापिस ले, MSP गारंटी दे, अन्यथा 28 तारीख को जो हमारी दिल्ली में बैठी जो जत्थेबंदियां जो ऐलान करेंगी। सवाल उठता है कि हरियाणा के किसानों के ऐलान का दिल्ली पर क्या असर पड़ेगा। क्या दिल्ली में दूध 100 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा में मिलेगा? क्या किसान आंदोलन का असर दूध पर होने वाला है? क्या दिल्ली में दूध की कीमतें 2 गुनी होने वाली है? ये लगभग तय है कि अगर हरियाणा से दूध की सप्लाई पर असर पड़ा तो दिल्ली में दूध की कीमतें आसमान पर होंगी, क्योंकि दिल्ली में हरियाणा और यूपी से बड़ी मात्रा में दूध आता है। दूध किसानों के फैसले पर जब सवाल हरियाणा के गृह मंत्री से पूछा गया तो उनका दिलचस्प जवाब सामने आया, वो आप भी सुनिए। नहीं, अब कोई लेना चाहेगा तो लेगा, नहीं तो ये खुद ही पियेंगे दूध को।
उनका कहना है कि अगर जो किसान नहीं 100 रुपए किलो बेचेगा उसे 11,000 रुपए का जुर्माना भी किया जाएगा। कोई लेना चाहेगा 100 रुपए किलो तभी लेगा ना, किसी को लेने के लिए तो मजबूर नहीं कर सकते ना। राजधानी दिल्ली में 2 करोड़ से ज्यादा लोग बसते हैं। एक अनुमान के मुताबिक दिल्ली में हर रोज 70 से 80 लाख लीटर दूध की खपत होती है। दूध की सप्लाई की बात करें तो हरियाणा और यूपी के साथ साथ आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान और बिहार तक से दूध मंगाया जाता है। जो सरकारी संस्थाएं हैं उनको ये 100 रुपए लीटर दूध देंगे, बाकी तो नॉर्मल जो 40-50 रुपए का रेट है उसी रेट पे देंगे, परंतु सरकारी संस्थाओं को 100 रुपए देंगे। एक विरोध प्रदर्शन करेंगे कि भाई आप डीजल का रेट इतना बढ़ा रहे हैं कि खेती करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। पहले ही लोगों की जेब पर पेट्रोल डीजल की कीमतों में उछाल भारी है। अब अगर दूध की कीमत बढ़ गई तो आम लोगों की टेंशन और बढ़ेगी। महंगाई का एक और जोरदार झटका लगेगा। हिसार से प्रवीण और अंबाला से कमलप्रीत के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। किसान आंदोलन को अब 90 दिन से ज्यादा हो रहे हैं। सरकार और किसान नेताओं के बीच गतिरोध लगातार बना हुआ है और इस बीच पूरे देश में किसान महापंचायतें हो रही हैं। इन महापंचायतों पर राजनीतिक दल के नेता बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में किसानों के बीच पहुंचे। अरविंद केजरीवाल ने तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ केंद्र सरकार को जमकर घेरा, खूब तालियां बटोरी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी पूरे उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक किसान महापंचायतों में शामिल हो रही हैं। उद्देश्य साफ है, अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। किसान आंदोलन के बहाने राजनीतिक दल सरकार को घेर रहे हैं, राजनीति तैयार कर रहे हैं, जुटे हुए हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा मजबूत हो जाएं। केजरीवाल आपके बीच पहुंच चुके हैं। किसान एकता, किसान एकता। देश का नेता कैसा हो, देश का नेता कैसा हो, किसानों का नेता कैसा हो। किसान आंदोलन के बीच राजनेताओं की सियासी गाड़ी तेज रफ्तार पकड़ चुकी है। केजरीवाल किसानों के बीच हैं। किसान आंदोलन से उन्हें राजनीतिक टॉनिक मिलता दिख रहा है। यूपी में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। केजरीवाल पश्चिमी यूपी में किसानों का मन टटोल रहे थे। मेरठ में किसान पंचायत में पहुंचे केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। कह दिया कि तीनों कृषि कानून किसानों के लिए डेथ वारंट से कम नहीं है। ये जो 3 कानून केंद्र सरकार ने बनाए हैं, ये किसानों के डेथ वारंट हैं, ये मौत के वारंट हैं। ये तीनों कानून लागू होने के बाद किसानों की जो बची खुची खेती है वो केंद्र सरकार उठा के अपने 3-4 बड़े बड़े पूंजीपति साथियों के हाथों में सौंपना चाहती है। अरविंद केजरीवाल अब एक मंझे हुए सियासी खिलाड़ी बन चुके हैं। किसानों के जख्मों पर मरहम तो लगाया ही, बीजेपी पर भी जमकर सियासी बाण चलाए। कहा बीजेपी ने तो अंग्रेजों को भी पीछे छोड़ दिया। किसानों पर लाठियां बरसाई, कीले ठोकी। आरोप लगाए कि ट्रैक्टर रैली के दौरान दिल्ली में किसानों को सरकार ने फंसाया। लाल किले पर झंडा लहराने वाला कोई और नहीं, बीजेपी का ही आदमी था। पानी की बौछारें बरसाई जा रही हैं, वाटर कैनन छोड़े जा रहे हैं, लाठियां बरसाई जा रही हैं, कीलें ठोकी जा रही हैं। उठा के देख लो इतिहास के अंदर जब अंग्रेज आते थे अपना वसूल करने के लिए अपना लगान, ऐसे इतने अत्याचार तो उन्होंने अंग्रेजों ने नहीं करे थे। कीले ठोकने का काम तो अंग्रेजों ने नहीं करा था, तुमने तो अंग्रेजों को भी पीछे छोड़ दिया। सबने मेरे को आके कहा जी उस दिन उन्होंने जानबूझ के रास्ता दे रहे थे, बोले हमको तो दिल्ली का रास्ता नहीं आता था। वो खड़े थे और कह रहे थे इधर से जाओ, इधर से जाओ, इधर से जाओ, जानबूझ के उधर भेज रहे थे। और जिन्होंने झंडे फहराए वो इनके अपने कार्यकर्ता थे। सिर्फ केजरीवाल ही नहीं, किसानों के साथ हर पार्टी खुद को उनका हमदर्द बनकर खड़ा होना चाहती है। कभी रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा था, कृष्ण की चेतावनी के माध्यम से, कि जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। इस सरकार का विवेक मर चुका है।
यूपी में कांग्रेस की जमीन तैयार करने के मिशन में जुटी प्रियंका गांधी ताबड़तोड़ किसान पंचायतों में हिस्सा ले रही हैं। 23 फरवरी को मथुरा में किसान पंचायत, 20 फरवरी को मुजफ्फरनगर के बघरा में किसान पंचायत, 15 फरवरी को बिजनौर में किसान पंचायत, 11 फरवरी को सहारनपुर में किसान पंचायत में शामिल होकर सरकार पर हमले किए। कांग्रेस किसानों के गुस्से में बड़ा सियासी फायदा देख रही है। दाम आपके साथ कानून है, ऐसा कानून है कि अगर आपको कोई आपत्ति हो, आपने सौदा कर लिया किसी कंपनी के साथ, कंपनी ने आपको दाम नहीं दिया, आपका उपज नहीं खरीदा, आपको परे कर दिया, तो आपकी सुनवाई कहीं नहीं है। इस कानून में लिखा है कि आप अदालत में भी नहीं जा सकते, कि आपकी सुनवाई सिर्फ एसडीएम तक होगी। आप मुझे बताइए। बीजेपी इन सियासी हमलों के लिए तैयार है। पार्टी ने किसानों को समझाने की कोशिश तेज कर दी है। दिल्ली में हाल ही में इस मुद्दे पर बड़ी बैठक भी हुई है। बीजेपी की रणनीति ये है कि किसानों को कार्यकर्ता समझाए और विपक्ष पर पलटवार करे। मोदी जी की सरकार की प्राथमिकता पर किसान है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग इस बात को अच्छी तरह जानते हैं और हर वर्ग, हर जाति मोदी जी के साथ हैं, क्योंकि जो काम हुआ है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास सबके लिए हुआ है, गरीबों के लिए हुआ है। ये कौन लोग हैं फिर जो कर रहे हैं प्रदर्शन? देखिए, सारा विपक्ष इसी पर लगा हुआ है। इन सियासी गोलबंदी और राजनीतिक दलों की महापंचायत पर राकेश टिकैत ने चुटकी ली। कहा, किसानों को अब कौन नजरअंदाज कर सकता है। अरे हमारा क्या मतलब भाई, और इनसे पॉलिटिकल वालों से ये भी किसान के नाम पे अरे करूँ जो तो किसान का तो नाम सबको लेना पड़ेगा भैया। राकेश टिकैत ने साफ कर दिया कि 1 मार्च से 22 मार्च के बीच 14 किसान पंचायत देश भर में होंगी। ये भी साफ है कि पंचायतों का मकसद एक ही है और वो है सरकार के खिलाफ गोलबंदी। आज तक ब्यूरो। भारत ने आज अंतरिक्ष में सफलता की एक नई कहानी लिख दी। इसरो ने PSLV C-51 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। कोरोना के बीच 2021 की ये पहली लॉन्चिंग है। PSLV C-51 के जरिए ब्राजीली उपग्रह अमेजोनिया 1 को लॉन्च किया गया। इस लॉन्चिंग में क्या है विशेष, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। Launch vehicle ready and awaiting for its liftoff. Minus 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1. Taking a right position. Liftoff now. 5 seconds. Logistic liftoff and the announcement of normal liftoff from the range operational director. कामयाबी खुद बोलती है। इसरो के वैज्ञानिकों का हुनर बोल रहा है। दुनिया एक टक भारत की इस उड़ान को निहार रही है। Logistic liftoff and the announcement of normal liftoff from the range operations director. इसरो ने श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से सुबह 10:24 पर इस साल का पहला रॉकेट प्रक्षेपित किया है। PSLV C-51 से ब्राजील के एक मुख्य सैटेलाइट अमेजोनिया के अलावा 18 दूसरे सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा गया। In this mission, India and ISRO feel extremely proud and honored and happy to launch the first satellite designed, integrated and operated by Brazil. Being the prime satellite. अमेजोनिया 1 सैटेलाइट ब्राजील का पहला ऑप्टिकल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। अमेजोनिया 1 के बारे में बताया जा रहा है कि ये उपग्रह ब्राजील के अमेज़न क्षेत्र में वनों की कटाई की निगरानी करेगा। ब्राजील के लिए विविध कृषि के विश्लेषण के लिए आंकड़े मुहैया कराएगा। प्रमोचन यान अपने अधिकतम गतिक दाब से गुजर रहा है। अमेजोनिया 1 ब्राजील को 4 साल तक डेटा भेजता रहेगा। इस ऐतिहासिक पल में ब्राजील के साइंस और टेक्नोलॉजी मंत्री खुद मौजूद थे। इसके साथ ही ब्राजील से आया वैज्ञानिकों का एक दल भी था। Very happy day. I would like first to congratulate all and each one of you that worked so hard. Into the expectation for this mission. Both the strap-ons have ignited on ground. PSLV C-51 की कामयाबी के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी अंतरिक्ष में स्थापित हो गई है। दरअसल स्पेस किड्स इंडिया नाम के स्टार्टअप ने सैटेलाइट में करीब 25,000 लोगों के नाम भेजे हैं।
इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम और फोटो भी सैटेलाइट के ऊपरी पैनल पर लगाया गया। इसके साथ भगवत गीता भी अंतरिक्ष में भेजी गई। भगवत गीता को अंतरिक्ष में ले जाने का विचार स्पेस किड्स इंडिया का था। इसरो की इस कामयाबी पर बधाई संदेश का तांता लग गया। प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों को बधाई दी। ब्राजील के राष्ट्रपति ने भी इसरो को संदेश भेजा। इस सफलता के साथ ही इसरो की तरफ से लॉन्च किए गए विदेशी सैटेलाइट की कुल संख्या बढ़कर 342 हो गई। नागार्जुन के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।